नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी कुशल होंगे। आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। आपका स्वागत है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की सीरीज में। अब तक हमने एरिस्टोटल को पढ़ लिया है, मैकियावेली को पढ़ लिया है, प्लेटो को पढ़ लिया है और अब हम होब्स को पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने होब्स के बारे में जाना कि उनका जीवन कैसा रहा, उनके जीवन पर, उनके विचारशैली पर किन घटनाओं का प्रभाव पड़ा। मुख्य रूप से हमने दो घटनाओं को देखा था, जिसमें पहली आती है स्पेनिश अर्माडा, जो कि उनके जन्म के दौरान हुई थी, जिसमें वो कहते भी हैं, जिस घटना को याद करके वो कहते हैं कि मेरा और भय का जन्म साथ हुआ था। आई एंड फेयर वर बोर्न ट्विंस। और उसके बाद आती है इंग्लैंड सिविल वॉर, जिसमें वो देखते हैं कि किंग और पार्लियामेंट के बीच में युद्ध हो रहा है। उसकी वजह से क्या है, संघर्ष चल रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, राज्य में गृहयुद्ध जैसी स्थिति बन चुकी है। 10, 11, 12 साल तक गृहयुद्ध चला। उस दौरान होप्स देखते हैं कि किस प्रकार से गृहयुद्ध के कारण पूरे राज्य में अफरा तफरी मची हुई है। कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है, सभी व्यक्ति संघर्ष में है। कोई उद्योग नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, कोई विज्ञान कला कुछ भी नहीं है। सब अपने जीवन को बचाने के संघर्ष में जुड़े हुए हैं। तो ये दो घटनाएं हैं जिसकी वजह से होब्स का पूरा चिंतन जो है वो आकार लेता है, शेप लेता है। चाहे फिर वो जो मानव स्वभाव को बताता है कि मानव स्वभाव जो है स्वार्थी है, वो कंपटीशन रखता है। चाहे फिर वो स्टेट ऑफ नेचर की बात करना हो, चाहे फिर उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जो आउटकम के रूप में जो निकल कर आ रहा है, सरकार को कितनी शक्ति दी जाएगी, सॉवर्निटी कैसी होगी, संप्रभुता का स्वभाव किस प्रकार से होगा, स्वतंत्रता के बारे में उनके विचार क्या है। ये सभी चीज़ें जो हैं मुख्य रूप से इन दो घटनाओं के कारण आकार लेती हैं। पहली जो है स्पेनिश अर्माडा और दूसरा इंग्लैंड सिविल वॉर। मुख्य रूप से जो इनके निष्कर्ष निकलते थे वो ये थे कि मानव स्वभाव जो है काफ़ी खराब है, उससे अच्छी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। दूसरा, उनका निष्कर्ष ये भी निकला था कि राज्य जो है एक मजबूत शासक के हाथ में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि शासक, राजा जो है वो कमज़ोर पड़ जाए, क्योंकि उन्होंने देखा था कि जब इंग्लैंड सिविल वॉर चल रहा था तो राजा कमज़ोर पड़ गया था। उसकी वजह से संघर्ष चल रहा था, गृहयुद्ध चल रहा था। स्पेनिश अर्माडा जब हुआ था तो राजा के कमज़ोर होने के कारण ही राज्य में अफरा तफरी मची हुई थी, राज्य में भय का माहौल था। तो उनका मूल सिद्धांत यही कहता है कि राजा को काफ़ी मजबूत होना चाहिए, राजा के पास सारे अधिकार होने चाहिए, उसको उसका सारा नियंत्रण होना चाहिए राज्य के ऊपर, राज्य में सभी संस्थाओं के ऊपर, राज्य के नागरिकों के ऊपर। ऐसा ना हो कि कोई भी राजा को चुनौती दे दे, क्योंकि राजा को चुनौती देगा तो क्या होगा, फिर से गृहयुद्ध जैसी स्थिति आ जाएगी। फिर से लोग अपने जीवन को बचाने के लिए इधर उधर भागेंगे, कला उद्योग सभी चीज़ों का पतन हो जाएगा। तो कल हमने थॉमस होब्स के द्वारा जो मानव स्वभाव बताया गया है उसको देखा। स्टेट ऑफ नेचर की कंडीशन क्या थी थॉमस होब्स के अनुसार, उसको देखा। आज हम थॉमस होब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे और उसके आउटकम को देखेंगे। संप्रभुता संबंधित उनके विचार क्या हैं उनको देखेंगे, लिबर्टी के बारे में वो क्या कहते हैं, और उसके बाद जो अलग विचारक हैं या फिर स्वयं होब्स ने क्या क्या कहा है, उनके मुख्य स्टेटमेंट्स क्या हैं, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं ये सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैं हूँ शिवम सिंह और मेरा JRF क्वालिफाइड है पॉलिटिकल साइंस से। तो हम बात करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। देखिए हमारे सिलेबस में सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट का जिक्र मिलता है। 3 सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट हमारे सिलेबस में हैं। पहले हैं होब्स, दूसरे हैं लॉक और तीसरे हैं रूसो। होब्स को पहला सामाजिक अनुबंध सिद्धांत देने वाला कहा जाता है, फर्स्ट सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट इनको कहा जाता है। तो इसमें है क्या, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है क्या। तो देखिए जब बात करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, तो एक प्रकार से इसमें बताने की कोशिश की जाती है कि सरकार की क्या भूमिका है, सरकार के कितने अधिकार है, सरकार के पास कितनी अथॉरिटी होगी, नागरिकों के पास कितनी अथॉरिटी होगी, या फिर नागरिकों का क्या उत्तरदायित्व है। इन सारे क्वेश्चंस, इन सारे प्रश्नों, इन सारी जिज्ञासाओं
का उत्तर देने के लिए और समझाने के लिए सामाजिक अनुबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को इस्तेमाल में लाया जाता है, जहां पर एक काल्पनिक परिस्थिति की एक काल्पनिक परिस्थिति को इमेजिन किया जाता है। जैसे यहाँ पर कहा गया है स्टेट ऑफ नेचर, एक ऐसी स्थिति जहाँ पर कभी पहले स्टेट था नहीं, स्टेट के एग्जिस्टेंस में आने से पहले की स्थिति, जहाँ पर सरकार नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, ऐसी स्थिति। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर सभी व्यक्ति स्वतंत्र होंगे। तो सबसे पहले इसमें बात की जाती है स्टेट ऑफ नेचर की, फिर बात की जाती है इसमें मानव स्वभाव की, कि मानव स्वभाव मूलतः क्या है, और मूलतः क्या है वो कहाँ दिखेगा, जहाँ पर राज्य नहीं होगा। क्योंकि राज्य में हम जानते हैं कानून होता है, व्यवस्था होती है, प्रशासन होता है, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, मानव के स्वभाव को रेगुलेट करती है, नियंत्रित करती है। लेकिन हमें क्या देखना है, मूल रूप में मानव स्वभाव क्या है, ह्यूमन नेचर क्या है, तो कहाँ दिखेगा, स्टेट ऑफ नेचर में दिखेगा। फिर उसके बाद बात की जाती है कि ऐसे क्या कारण रहे जिससे हमें राज्य या फिर राज्य को बनाने की आवश्यकता पड़ी, सरकार को बनाने की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि पहले तो हम फ्री थे, ऐसी क्या ही आवश्यकता पड़ी कि हमें कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा, हमें राज्य को अस्तित्व में लाना पड़ा। इस बारे में बात की जाती है। कहा जाता है कि चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी स्टेट ऑफ नेचर में, प्राकृतिक दशा में, तो इसलिए सभी लोगों ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट किया, एक सामाजिक अनुबंध समझौता किया और सरकार को, राज्य को अस्तित्व में लाया। फिर इसके बाद बात करते हैं कि जो राज्य अस्तित्व में आया है, जो सरकार अस्तित्व में आई है, उसके कर्तव्य क्या हैं, उसकी पावर कितनी होगी, सरकार की पावर कितनी होगी, उसके उत्तरदायित्व कितना होगा नागरिकों के प्रति, राज्य में जो अन्य संस्थाएं हैं उनके प्रति उत्तरदायित्व क्या होगा, जो नागरिक हैं राज्य में उनको कितने अधिकार मिलेंगे, वो कितना उत्तरदायी होंगे, उनकी क्या क्या ड्यूटीज होंगी, वो सारी चीजें इसमें डिस्कस करते हैं। तो एक प्रकार से बताने की कोशिश की जाती है कि हाँ, राज्य के कर्तव्य क्या होने चाहिए, उसके अधिकार क्या होने चाहिए, कितनी उसकी पावर पर लिमिट लगाई जा सकती है, कितनी नहीं लगाई जा सकती। होब्स के अगर केस में हम देखें तो होब्स कहते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जो सरकार उभर कर आएगी, जो शासक उभर कर आएगा, वो एब्सोल्यूट होगा, वो निरंकुश होगा, उसके पास सारी शक्तियां होंगी, वो किसी के प्रति जवाबदेही नहीं होगी उसकी, और सभी संस्थाएं, सभी व्यक्ति उसके प्रति जवाबदेही होंगे। इस प्रकार की बातें होब्स करते हैं। तो चलिए विस्तार में जानते हैं कि होब्स कहते क्या हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, तो क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज एन इमेजिनरी एग्रीमेंट अमॉन्ग इंडिविजुअल्स टू क्रिएट अ गवर्नमेंट दैट एंश्योर्स सिक्योरिटी एंड ऑर्डर। It explains why people willingly to surrender some of their natural freedoms to sovereign in exchange for their protection। अब देखिए, पिछली क्लास में हमने देखा था कि मानव स्वभाव के बारे में क्या बताते हैं होब्स। मानव स्वभाव के बारे में होब्स कहते हैं कि मानव स्वभाव जो है स्वार्थी है, वो सेल्फिश है, वो डरता है। वो ये भी कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में जहाँ पर राज्य नहीं था, कोई कानून व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पर सभी व्यक्ति फ्री थे, वो जितना चाहे, जो भी चाहे, अपनी इच्छाओं के अनुसार कर सकते थे। उनको अगर कोई वस्तु चाहिए तो वो उसको ले सकते थे। अब ये कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी कि मान लीजिए यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी, और वस्तु केवल एक ही है, तीनों को इच्छा है कि हाँ हमें ये वस्तु चाहिए, तो क्या होगा, इनमें संघर्ष होगा, इस वस्तु को लेकर इनमें संघर्ष होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा। ये क्या करना चाहेंगे, अपनी अपना संप्रभु, अपनी डोमिनेंस यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, तो इनमें संघर्ष होगा। तो संघर्ष से क्या होगा, एक दूसरे के जीवन पर खतरा आ जाएगा, क्योंकि इसको प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि इन दोनों को रास्ते से हटा दिया जाए। ये कुछ ऐसा है कि एक फूल 3 माली, कि एक लड़की है और 3 लड़के हैं, अब लड़की को पाना है तो इन दोनों को रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा है। तो मतलब क्या, यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, इंसानों की जो आयु है वो काफी छोटी है, तो ऐसे में क्या होगा, काफी सारे व्यक्ति होंगे,
ये इसके लिए खतरा बना रहेगा, ये इसके लिए खतरा बना रहेगा, ये इसके लिए खतरा बना रहेगा, ये इसके लिए खतरा बना रहेगा। तो जिस प्रकार से मत्स्य न्याय हम कहते हैं, माइट इज राइट कहते हैं, ऐसी स्थिति बनी रहेगी। तो ऐसे में क्या होगा, किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा। सभी एक भय के माहौल में होंगे कि क्या ये मुझे ना मार दे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो ऐसे में सभी व्यक्ति एक साथ आएंगे और कहेंगे कि ठीक है, हम एक समझौता करते हैं। समझौता क्या करते हैं कि हम एक व्यक्ति को या फिर एक संस्था को शक्ति दे देते हैं, हम अपनी स्वतंत्रता दे देते हैं, और वो क्या करेगा, वो हमारे जीवन को सुरक्षित रखेगा किसी भी मूल्य पर। वो ऐसे कानून बनाएगा, ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे हमारा जीवन सुरक्षित हो जाए। बाकी बातें जो होंगी बाद में देखी जाएंगी। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इस प्रकार से होब्स का जो स्टेट ऑफ नेचर था, जो लोग स्टेट ऑफ नेचर में थे, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आगे बढ़ गए। तो ऐसे में होब्स कहते हैं कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है इमेजिनरी एग्रीमेंट है। होब्स के बारे में हम कल जाना था कि होब्स जब कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर के बारे में या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो ऐसा नहीं कहते कि ये वास्तविकता में हुआ था कभी 2000 साल पहले, 3000 साल पहले ऐसे हुआ था। नहीं, वो कहते हैं कि इमेजिनरी कंडीशन है, ये लॉजिकली राइट हो सकता है लेकिन हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप में ये राइट नहीं है। ये एक इमेजिन की गई कंडीशन है, ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए कि सरकार, गवर्नमेंट के फंक्शन क्या रहेंगे। तो होब्स कहते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है, सामाजिक समझौता जो है, एक काल्पनिक समझौता है, काल्पनिक एग्रीमेंट है इंडिविजुअल्स, सभी व्यक्तियों के बीच में, जहां पर वो सरकार को बनाते हैं, सरकार को फॉर्म करते हैं अपनी सुरक्षा और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। इट एक्सप्लेन्स वाई पीपल विलिंगली टू सरेंडर सम ऑफ देयर नेचुरल राइट्स, नेचुरल फ्रीडम्स टू अ सोवरन इन एक्सचेंज फॉर देयर प्रोटेक्शन। अब देखिए, स्टेट ऑफ नेचर में उनके पास सभी अधिकार थे, सारी स्वतंत्रता थी, लेकिन वो अपने जीवन को बचाने के लिए, जीवन के अधिकार को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, अपनी सारी स्वतंत्रता को या फिर कुछ स्वतंत्रता को राज्य को समर्पित कर दे रहे हैं। जिससे क्या होगा, जिसके बदले जो सोवरन होगा, जो शासन होगा, वो व्यक्तियों के जीवन को बचाएगा, उनके जीवन को सुरक्षा प्रदान करेगा। अब देखिए क्यों आवश्यकता पड़ी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में कोई भी सरकार नहीं थी, सरकार नहीं थी तो कोई कानून नहीं था, अब कानून नहीं था तो कोई न्याय की अवधारणा भी नहीं थी, सही क्या होता है, गलत क्या होता है। कोई स्टेट ऑफ नेचर में प्राकृतिक दशा में कोई किसी की हत्या कर देता था, किसी की धन संपत्ति या फिर उसकी स्त्री को छीन लेता था, तो इसमें सही गलत जैसी अवधारणा नहीं थी, हमेशा भय का माहौल था। तो ऐसे में सरकार नहीं थी, कोई कानून नहीं था, कोई न्याय नहीं था। होब्स इसको डिस्क्राइब करते हैं वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, सबका युद्ध सबके विरुद्ध जैसी स्थिति, सब एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे हैं, क्योंकि किसी को भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। सभी को ये खतरा है कि अगर मैंने इस पर हमला नहीं किया तो ये मुझ पर पहले ही हमला कर देगा। इस प्रकार की स्थिति बनी हुई थी स्टेट ऑफ नेचर में। लाइफ इज सोलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट ड्यू टू कॉन्स्टेंट वायलेंस एंड फेयर। जो स्टेट ऑफ नेचर में जीवन था व्यक्तियों का, वो एकांत में था, वो पुअर था, नेस्टी था, ब्रूटिश था और शॉर्ट था, मतलब काफी बड़ा जीवन में नहीं जी पा रहे थे। क्यों? क्योंकि निरंतर संघर्ष चल रहा था उनमें, निरंतर हिंसा और भय के कारण जीवन एकाकी, गरीब, बुरा, क्रूर और छोटा था। अब देखिए, ये कुछ ऐसी कंडीशन है, जब सिविल वॉर की कंडीशन होती है, जब युद्ध की कंडीशन होती है, तो देखिए जब युद्ध की कंडीशन होती है तो क्या कोई कला, विज्ञान, उद्योग प्रोग्रेस कर पाता है? तो नहीं। किन चीजों पर ध्यान दिया जाता है उस समय? केवल सर्वाइवल पर, कि केवल बस जीवन को बचा लिया जाए, बाकी बातें जो होंगी बाद में देखी जाएंगी। तो ऐसा ही स्टेट ऑफ नेचर में था, सब एक दूसरे के पीछे पड़े हुए थे, सब एक दूसरे को मारने पर लगे हुए थे, भय का माहौल था, सभी अपने जीवन को बचा रहे थे। तो ऐसे में उस समय कोई भी उद्योग नहीं था, कोई भी उन्नति नहीं हो रही थी और कोई भी संस्कृति नहीं थी। लोग केवल अपने सर्वाइवल पर, जीवन पर, अपने जीवन को बचाए रखने पर ही ध्यान दे रहे थे। तो ये सब कारण थे जिसकी वजह से अब लोग सब एक जगह इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि ऐसे कैसे चलेगा, हम सारी उम्र ऐसे जीवन को बचाने के पीछे भागते रहेंगे क्या, जैसे जंगल में होता है। जंगल में क्या होता है? क्या जंगल में कोई उद्योग है? क्या कोई संस्कृति है? क्या कोई उन्नति है? नहीं है।
वो सुबह से लेकर शाम तक अपने जीवन को बचाने के लिए, जीवन को बचाए रखने के लिए खाना ढूंढते हैं, और जिसको खाना बनाते हैं वो भी एक जीव होता है। तो क्या है, वहां पर निरंतर संघर्ष है अपने जीवन को बचाए रखने के लिए। तो ऐसी जंगल जैसी स्थिति बनी हुई थी। लेकिन होब्स ये भी कहते हैं कि मानव जो है वो बुद्धिजीवी भी है, वो रैशनल भी है, लेकिन उसकी जो रैशनैलिटी है वो मोरालिटी से नहीं आती, नैतिकता से नहीं आती कि वो अच्छा है इसलिए वो बुद्धिजीवी भी है। नहीं, वो स्वार्थी है। वो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए ये सब तंत्र, ये सब प्रपंच कर रहा है कि हमको कॉन्ट्रैक्ट, समझौता कर लेना चाहिए, सबको साथ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, अब सब व्यक्ति साथ आ जाएंगे और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, बोलेंगे कि ठीक है हमें जीवन की रक्षा चाहिए, लेकिन ऐसे तो नहीं होगी कि हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो सभी व्यक्तियों ने बोला, एक एक करके सभी ने बोला कि ठीक है मैं अपनी सारी स्वतंत्रता को त्यागता हूं और राज्य या फिर किसी एक व्यक्ति को समर्पित करता हूं, इस शर्त पर कि वो मेरे जीवन की सुरक्षा करे, और इस शर्त पर कि जो सभी व्यक्ति हैं, मेरे आसपास के जो सभी व्यक्ति हैं, वो सब व्यक्ति भी ऐसा ही करें। क्या करें, अपनी सारी स्वतंत्रता को त्याग दें और अपने जीवन की सुरक्षा को मांगे। तो इस आधार पर होब्स अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन फेयर ऑफ डेथ एंड इनसिक्योरिटी, नॉट मोरालिटी और डिवाइन लॉ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि होब्स कहते हैं कि मानव तार्किक तो है, वो तार्किक है, वो जो फैसले ले रहा है वो स्वार्थ पर आधारित है, ना कि नैतिकता पर। स्वार्थ क्या है उसका, जीवन को बचाए रखना। उद्योग विज्ञान वगैरह तो पहले थे नहीं, उसकी तो बात ही क्या थी। तो अपने जीवन को बचाए रखना उसका स्वार्थ है, इसलिए वो अपनी बुद्धि घुमा रहा है, अपने ज्ञान चक्षु को चला रहा है। तो ऐसे में होब्स कहते हैं कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा वो इसलिए फॉर्म नहीं होगा कि इंसान जो है अच्छा है, नैतिक है, या फिर कोई देव्य सिद्धांत है, देव्य कानून है। नहीं, वो राज्य इसलिए बना रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट समझौता इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे डर है कि उसका जीवन ना चला जाए, उसे मृत्यु का डर है, उसे असुरक्षा है। तो मृत्यु के डर और असुरक्षा को लेकर, असुरक्षा और मृत्यु के भय को लेकर ही वो कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है, सामाजिक समझौता कर रहा है। ठीक है, अब देखिए प्रोसेस क्या होगा। इससे पहले मैं आपको प्रोसेस बताऊं, देखिए मैंने यहाँ पर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 लिखे हुए हैं। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, होब्स ने ऐसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 नहीं कहे थे। उसका जो सामाजिक समझौता था, जो राज्य अस्तित्व में आया था, केवल एक कॉन्ट्रैक्ट से आया था। वो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग की बात करते हैं तो 2 कॉन्ट्रैक्ट की वो बात करते हैं अपनी बुक ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, तो प्रोसेस क्या रहा सोशल कॉन्ट्रैक्ट का होब्स के अनुसार। तो होब्स कहते हैं सबसे पहले तो लोगों को समझ में आ गया कि हाँ, स्टेट ऑफ नेचर में रहकर तो काम नहीं चलेगा। ऐसे कब तक चलेगा कि हम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, एक दूसरे की संपत्ति पर आंखें गड़ा रहे हैं। आप खुद भी देखिए, आज के समय आप अपने आसपास देख सकते हैं कि आप देखते हैं किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो आप क्या बोलते हो, काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती। आप किसी के पास सुंदर स्त्री को देखते हो तो क्या कहते हो, काश मेरी वाली भी ऐसी ही होती, इतनी सुंदर होती, है ना। तो ये क्या है, इच्छा है कि कुछ बेहतर मिल जाए मुझे, या फिर जो उसके पास वस्तु है, उसके पास स्त्री है, उसके पास जो गाड़ी है, बंगला, पैसा है, वो मेरा हो जाए। लेकिन आप उससे ले नहीं रहे हो, ना ही पूछ रहे हो, ना फिर छीन रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है पीछे राज्य बैठा है, पीछे कानून है, मैंने थोड़ी भी छेड़छाड़ करी वो मुझे धर लेगा। तो मैं ना धरा जाऊं, इसलिए वो ऐसा, इसलिए मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। ठीक है, आप आसपास देखते भी होंगे ऐसा। लेकिन खुद सोच कर देखिए, सच्चाई से सोच कर देखिए कि अगर अभी सारी कानून व्यवस्था को हटा दिया जाए तो आपका व्यवहार कैसा होगा। आप जो लग्जरियस चीज़ें देखते हो, स्टोर में आईफोन देखते हो, सुंदर स्त्री को जाते हुए देखते हो किसी पुरुष के साथ, गाड़ी को देखते हो, बंगलों को देखते हो, क्या आप उसको वैसे ही रहने दोगे? नहीं, आप उसको छीन कर भागने लगोगे, उसकी ओनरशिप से उसको हटा लोगे। अगर आप अभी भी नकार रहे हो तो मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा। पिछले साल क्या हुआ, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। तो उससे क्या हुआ, शेख हसीना शरणार्थी के रूप में भारत में आ गई, बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई। तो देखिए अब ये वो स्थिति थी जहाँ पर कोई कानून नहीं था, कोई राज्य, कोई कानून व्यवस्था, कोई कुछ भी बची नहीं थी।
तो ऐसे में हमें क्या दृश्य देखने को मिले कि लोग जो है सीधा प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस गए हैं, वहां से चेयर उठाकर भाग रहे हैं, बेड उठाकर भाग रहे हैं, कपड़े उठाकर भाग रहे हैं, टीवी उठाकर भाग रहे हैं। तो क्या है, इच्छाएं तो थी उनमें, लेकिन जब तक कानून था, कानून व्यवस्था थी, तो इसलिए में कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब कानून व्यवस्था खत्म हो गई थी गृह युद्ध चलने के कारण, और सब सामान ले लेकर भाग रहे थे। तो ऐसी स्थिति ना आ जाए इसलिए सामाजिक समझौता, या फिर ऐसी स्थिति थी इसलिए सामाजिक समझौते की बात की जाती है। अब देखिए वहां पर वापस कानून व्यवस्था आ गई है। अब वहां पर कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस से कपड़े चुरा कर नहीं भाग रहा है, फर्नीचर चुरा कर नहीं भाग रहा है, वहां पर स्विमिंग पूल पर कोई नहीं नहा रहा है। ठीक है, तो लोगों को समझ में आ जाता है कि भाई स्टेट ऑफ नेचर में रहकर तो काम नहीं चलेगा। ऐसे तो हम जंगली की तरह लड़ते रहेंगे हमेशा, अपने जीवन को बचाने के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो ये क्या करते हैं, इंडिविजुअल एग्रीड टू सरेंडर देयर नेचुरल राइट्स टू अ कॉमन अथॉरिटी। जो सभी व्यक्ति हैं वो अपने प्राकृतिक अधिकार जो है, उनकी प्राकृतिक स्वतंत्रता जो है, वो एक कॉमन अथॉरिटी को, वो एक सभा भी हो सकती है और एक राजा भी हो सकता है, इसको समर्पित करने की बात करते हैं। पहला चरण, व्यक्ति अपने प्राकृतिक अधिकारों को एक सामान्य प्राधिकरण को सौंपने के लिए सहमत होते हैं। ठीक है, अब सहमत हो गए। इस सहमति में क्या आया, इस सहमति के रिगार्डिंग होब्स एक स्टेटमेंट कहते हैं कि व्यक्ति क्या करेंगे, व्यक्ति बोलेंगे कि मैं अपने सारे प्राकृतिक अधिकार उस राज्य को समर्पित करने को तैयार हूं, इस शर्त पर कि जो आसपास के सभी लोग हैं वो भी ऐसा ही करें, और इस शर्त पर कि वो मेरे जीवन को बचाए रखे, मेरे जीवन पर कोई आंच ना आए। बाकी वो मेरे सारे प्राकृतिक अधिकार ले ले, वो मेरी सारी इच्छाओं के अधिकार ले ले, वो सारी बंदिशें लगा दे मेरे पर, बस मेरे जीवन को सुरक्षित रखें। क्योंकि होब्स मानते हैं कि जब जब ऐसी कंडीशन आएगी, स्वतंत्रता और जीवन में चुनने की बात आएगी, तो व्यक्ति जो होगा जीवन को ही चुनेगा, स्वतंत्रता लिबर्टी का त्याग कर देगा। तो पहली बात क्या हुई, सबसे पहले वो इस बात को तैयार हुए कि ठीक है, हम अपने प्राकृतिक अधिकार, कुछ प्राकृतिक अधिकार को त्याग देंगे, राज्य को दे देंगे, इस आधार पर कि सभी उन प्राकृतिक अधिकारों को त्याग दे और मेरे जीवन की सुरक्षा हो, सभी के जीवन की सुरक्षा हो। दूसरा स्टेप क्या है इसका, दे स्टैब्लिश अ पावरफुल सोवरन मोनार्की और असेंबली, मोनार्क और असेंबली टू एनफोर्स लॉ। अब क्या होगा, वो इस बात पर एग्री हो गए, तो अब क्या करेंगे, वो एक सोवरन संप्रभु को स्थापित करेंगे। उसमें वो राजा भी हो सकता है या फिर सभा भी हो सकती है। तो क्या होगा, वो सभा को या फिर राजा को अधिकार दे देंगे, ठीक है आपको जो करना है करिए, बस हमारे जीवन को सुरक्षित रखिए, जैसा कानून बनाना है आपको बनाइए, जैसी व्यवस्था आपको बनानी है बनाइए, बस हमारे जीवन को सुरक्षित रख लीजिए। तो ऐसे में क्या होगा, एक सोवरन, एक संप्रभु, एक राजा के रूप में या फिर सभा के रूप में सामने आएगा। स्टेप 3 क्या होगा, द सोवरन इज गिवन एब्सोल्यूट पावर टू मेंटेन पीस एंड प्रिवेंट क्योस। अब सोवरन जो होगा, संप्रभु जो होगा, जो राजा होगा, उसको सारी सत्ता दे दी जाएगी, पूरी पूरी शक्ति दे दी जाएगी, उसको एब्सोल्यूट पावर दे दी जाएगी। इसलिए शांति को स्थापित करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए क्योस। संप्रभु को शांति बनाए रखने के लिए और अराजकता को रोकने के लिए पूर्ण शक्ति दे दी जाती है। ठीक है, तो हम कुछ चीज़ों को समझ चुके हैं कि वो एग्रीमेंट करते हैं, एक सोवरन को स्टैब्लिश करते हैं और उसको सारी पावर दे देते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जब वो स्टैब्लिश करते हैं सोवरन, तो वो कहते हैं कि जो राज्य अस्तित्व में आएगा, जो सोवरन होगा, वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो समझौते का हिस्सा नहीं है। क्यों, क्योंकि समझौते से पहले कोई स्टेट, कोई सरकार नहीं थी, उससे पहले क्या थे, लोग ही थे, केवल व्यक्ति थे। व्यक्तियों ने मिलकर एक समझौता बनाया और समझौते के रिजल्ट के रूप में सोवरन, संप्रभु उभर कर आया, संप्रभु का जन्म हुआ, राजा का जन्म हुआ, ठीक है, शासन का जन्म हुआ। तो क्या होगा, अब ये तो बाद में जन्मा है, ये तो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो राजा जो होगा ये, या संप्रभु जो होगा, ये लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा,
लोगों के प्रति आंसरेबल नहीं होगा। आंसरेबल कब होता? अगर ये भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता। होब्स के अनुसार जो सोवरन उभर कर आ रहा है, संप्रभु उभर कर आ रहा है, वो सामाजिक समझौते का हिस्सा नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बात है ये, आप नोट कर लीजिएगा इसको। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या होब्स का सोवरन, होब्स का जो संप्रभु जो है, जो लेवियाथन की वो बात करते हैं, वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, सामाजिक समझौते का हिस्सा है? तो वो नहीं है। अब देखिए, राइट्स एंड ड्यूटीज अंडर सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो कुछ अधिकार होंगे, कुछ उत्तरदायी होंगे, तो क्या होंगे? तो राज्य का या फिर सोवरन का, जो संप्रभु का जो अधिकार होगा, वो क्या होगा? ड्यूटी क्या होगी उसकी? वो ये होगी कि वो किसी भी कीमत पर शांति को बनाए रखे, कानून व्यवस्था को बनाए रखे। वो कुछ भी करे लेकिन कानून व्यवस्था को बनाए रखे। कानून व्यवस्था से क्या होगा? लोगों के जीवन पर संकट नहीं आएगा। एंश्योर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फॉर द पीपल। लोगों की सुरक्षा को वो एंश्योर करे, सुनिश्चित करे, लोगों की सुरक्षा को वो सुनिश्चित करे, ठीक है। और इसी कारण से उसको बनाया भी गया है। लेकिन इसके एवज में लोगों को क्या कर्तव्य होगा? लोगों का, व्यक्तियों का कर्तव्य ये होगा कि जो सोवरन है, संप्रभु है, उसको पूरी तरह से उसकी बात माने। वो जो कहे, वो इधर जाने को कहे इधर जाइए, इधर जाने को कहे इधर जाइए, कुछ करने को कहे वो कर दीजिए, कुछ ना करने को कहे उसे मत कीजिए। फॉलो लॉज फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी। जैसे भी कानून राज्य बना रहा है, सोवरन बना रहा है। अच्छा, जब मैं बात कर रहा हूं सोवरन की, संप्रभु की, तो संप्रभु क्या है? संप्रभु जो कॉन्ट्रैक्ट के रूप में उभर कर आएगा, वो क्या होगा? या वो राजा हो सकता है, या वो सभा भी हो सकती है। हम बात करें होब्स की, तो होब्स जो है राजा को प्रेफर करते हैं कि सभा तो ठीक है अगर, लेकिन राजा अगर होगा तो ज़्यादा बेहतर है। राजा के पास सारी शक्तियाँ होंगी। सभा के होने से क्या होता है? थोड़ी शक्तियाँ विभाजित हो जाती हैं, क्योंकि सभा में काफ़ी सारे व्यक्ति होते हैं। तो व्यक्तियों के कर्तव्य क्या होंगे? वो सोवरन और राजा की सारी बातों को माने, सारे नियम कानूनों को माने, अपनी सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए। डू नॉट रिबेल इवन अगेंस्ट इनजस्टिस। होब्स ये भी कहते हैं कि व्यक्तियों को, नागरिकों को रिबेल करने का, रिवोल्ट करने का भी अधिकार नहीं है, और उन्हें रिवोल्ट भी नहीं करना चाहिए। अगर इनजस्टिस भी हो रहा है, अन्याय भी हो रहा है कहीं पर, तो तब भी उन्हें रिबेल नहीं करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। क्यों? इसके पीछे होब्स तर्क देते हैं कि अन्याय हो रहा है, बुरा हो रहा है, लेकिन जो अन्याय होगा राज्य के अंदर रहकर, सोवरन के अंदर रहकर, वो इतना बुरा नहीं होगा जितना प्राकृतिक दशा में हो रहा था। ऐसी बात होब्स करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि भाई आप रिबेल भी मत कीजिए, आराम से शांति से बैठे रहिए, राज्य आपकी सुरक्षा को देख लेगा, बाकी 3-5 मत कीजिए। समझ में आ रहा है कि होब्स जो हैं किसी न किसी रूप में तानाशाह को प्रमोट कर रहे हैं। कि तानाशाह ही होगा जो राज्य को बरकरार रखेगा, तानाशाह ही होगा जो अपने नागरिकों की सुरक्षा को बरकरार रखेगा। इसलिए वो डेमोक्रेसी और लोगों के शासन को नकारते हैं। बोलते कि इससे तो क्या होता है, डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट, इससे क्या होता है? इससे तो राज्य में फूट पड़ता है, सिविल वॉर की तरफ हम जाते हैं, राज्य कमज़ोर होता है, जैसे कि वो इंग्लैंड के सिविल वॉर में देखते ही हैं। काफ़ी गहरा और नकारात्मक, उदासीन प्रभाव हमें देखने को मिलता है होब्स के ऊपर। मुख्य विचार इसमें क्या है? द सोवरन डज नॉट रूल बाय डिवाइन राइट बट थ्रू रैशनल नेसेसिटी टू प्रिवेंट एनार्की। देखिए, वो समय ऐसा था जब ये बात की गई, उस समय डिवाइन थ्योरी, देवीय सिद्धांत, देवीय कानून जैसी चीज़ें भी काफ़ी प्रचलित थी कि राज्य जो है वो देवताओं की देन है, राजा जो है देवताओं की देन है। तो ऐसा होब्स कहते हैं कि ऐसा नहीं है। राजा या फिर राज्य जो आया है वो रैशनल ग्राउंड पर आया है। किन ग्राउंड पर? कि भाई अराजकता को मिटाना है, अराजकता नहीं आनी चाहिए। अराजकता आएगी तो लोगों की लाइफ फिर से शॉर्ट, ब्रूटिश, नेस्टी, पुअर हो जाएगी। उसको रोकना है, इसलिए राज्य आया है, ना कि देवताओं ने आह्वान किया था इन सब चीज़ों का। ऐसा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम बात कर चुके हैं नो राइट टू रिवोल्ट अगेंस्ट द सोवरन। संप्रभु के विरुद्ध क्रांति करने का भी अधिकार नहीं है। कहते इवन इफ द रूलर इज टायरन
एब्सोल्यूट पावर इज नेसेसरी फॉर द पीस। वो कहते हैं कि अगर रूलर अत्याचारी भी है, अत्याचार कर रहा है लोगों पर, तब भी उसके विरुद्ध मत जाइए, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर जो है उसके पास जो दी गई है वो काफी आवश्यक है शांति को स्थापित रखने के लिए। देखिए कितना डरा हुआ है होब्स। होब्स कितना डरा हुआ है, इन सारे स्टेटमेंट से पता लगता है। ऐसा कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। अब ठीक है, कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि गृह युद्ध चल गया, बाहर से युद्ध हो गया, कई बार कमजोर पड़ जाता है राज्य, कई बार नहीं पड़ता। लेकिन होब्स ने ऐसा समय देखा जहां पर राजा हर बार ही कमजोर पड़ रहा था। तो इसलिए होब्स कहते हैं कि भाई कुछ भी करो, तुम राज्य मजबूत बनाओ और लोगों की सुरक्षा करो। रिबेलियन लेट्स बैक टू द स्टेट ऑफ नेचर विच इज वर्स देन टायरनी। कहते हैं कि रिबेलियन अगर होगा तो उससे क्या होगा, राज्य कमजोर होगा और वापस से हम स्टेट ऑफ नेचर में पहुंच जाएंगे, जैसा कि वो गृह युद्ध के दौरान देखते हैं, जैसा कि वो अपने जन्म के दौरान स्पेनिश अर्माडा जब हुआ था उस समय देखते हैं कि कैसे राज्य में अफरा तफरी मची हुई है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, एक ही राज्य के लोग हैं, एक ही भाई बंधु हैं, लेकिन खाने पीने के लिए, स्त्री और वस्तुओं के लिए एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, अफरा तफरी मची हुई है। तो कहते हैं कि ठीक है वो टायरेंट है, अत्याचारी है, लेकिन उस ये ज़्यादा बुरा नहीं है एज कंपेयर टू स्टेट ऑफ नेचर में जो कंडीशन थी। However, if the sovereign fails to protect life, the contract is broken and people can seek another ruler. लेकिन ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध ही होब्स बोल रहे हैं। होब्स कहते हैं कि देखिए, आप याद कीजिए जब आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म किया था, आपने क्या कहा था कि मैं इस शर्त पर अपने सारे अधिकार, सारी स्वतंत्रता को समर्पित करने को तैयार हूँ स्टेट को, अगर वो मेरी सुरक्षा कर पाता है, मेरे जीवन की सुरक्षा कर पाता है, और अगर जो मेरे आसपास के सभी व्यक्ति हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। क्या करते हैं, अपने सारे अधिकारों को राज्य को समर्पित कर देते हैं। तो वहां पर क्या है, व्यक्ति कह रहा है कि मेरी जीवन की सुरक्षा करिए आप लोग, संप्रभु से कह रहा है। लेकिन अगर संप्रभु ऐसा नहीं कर पाता है, वो फेल हो जाता है लोगों की लाइफ को सुरक्षा प्रोवाइड कराने में, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में होब्स कहते हैं इस कंडीशन में लोग जो है रिबेल कर सकते हैं। इस कंडीशन में है लोग कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं और दूसरा राजा खोज सकते हैं जो कि ज़्यादा शक्तिशाली हो, हमारे जीवन की सुरक्षा कर सकता हो, भारी युद्ध कर सकता हो, गृह युद्ध जैसी स्थिति को रोक सकता हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें आज के समय में, हम इमरजेंसी पावर्स की बात करते हैं। आपने देखा होगा जब भी राज्य में इमरजेंसी लगती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो 3 प्रकार की इमरजेंसी हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सी, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल। तो तब भी जब जब इमरजेंसी लगती है तो क्या होता है, क्या आमतौर पर जो चीज़ें चल रही होती है, जो कानून प्रणाली चल रही होती है, जो स्वतंत्रता हमें मिली होती है, क्या ऐसी बरकरार रहती है? तो नहीं। आर्टिकल 19 के अंदर हमें काफ़ी सारी स्वतंत्रता दी गई है, इमरजेंसी के दौरान लगभग सारी समाप्त होती हमें दिखती हैं। फंडामेंटल राइट्स जो आमतौर पर नॉर्मल टाइम्स में सुचारू रूप से काम करते हैं, फंडामेंटल राइट्स भी इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड हो जाते हैं, काफ़ी सारे अधिकार हमारे सस्पेंड हो जाते हैं, हम घर से बाहर भी नहीं निकल पाते। तो क्यों है, क्योंकि आपातकालीन की स्थिति बनी हुई है। आपातकालीन की स्थिति में हमने सारे अधिकार, सारी इच्छाएं राज्य को समर्पित कर दी। क्यों, क्योंकि राज्य युद्ध में है, गृह युद्ध की स्थिति है। तो हम क्या बोल रहे हैं इनडायरेक्टली राज्य को कि भाई आप बचा लीजिए हमें, हमारे जीवन की सुरक्षा कीजिए, और चाहे फिर हमें घर में कैद क्यों ना रहना पड़े। जैसे पेंडेमिक आया तो क्या था, हम घर से बाहर भी नहीं निकले, राज्य को बोल दे कि भाई आप कुछ भी कीजिए, घर से बाहर निकले कोई उसको डंडा मारिए, सब कुछ चीज़ें रोक दीजिए, बस हमारे जीवन को बचा लीजिए। अगर चाइना हमला करता है, फिर कोई भी दूसरा देश भारत पर हमला करता है, तो फिर इमरजेंसी लग जाती है। क्यों, क्योंकि आप कुछ भी कीजिए, हमारे देश की बाउंड्री की रक्षा कर लीजिए। क्यों, क्योंकि अगर दूसरा राज्य आ जाता है अंदर तो हमें, हमारा विनाश कर देगा, वो हमें मार देगा, वो हमारी व्यवस्था को बेकार कर देगा वो। तो इमरजेंसी के दौरान हम देखते हैं कि हाँ, हम भी सारी पावर स्टेट को दे देते हैं, जो कि हमारे होब्सियन लॉजिक जो है, हमारा होब्स का जो लॉजिक है उसको रिफ्लेक्ट करता है। क्योंकि होब्स तो अपने जीवन पर्यंत 2 घटनाओं से काफ़ी अधिक प्रभावित थे, एक तो स्पेनिश अर्माडा और दूसरा इंग्लैंड का सिविल वॉर। की आइडिया इसका ये है कि सिक्योरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन लिबर्टी, विदाउट ऑर्डर फ्रीडम इज मीनिंगलेस। होब्स कहते हैं कि सिक्योरिटी जो है, सुरक्षा जो है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता से। अगर सुरक्षा ही नहीं होगी, अगर
नियम कानून ही नहीं होंगे, व्यवस्था ही नहीं होगी, तो स्वतंत्रता कोई मतलब रह नहीं जाता। स्वतंत्रता तो फिर हमारे लिए एक अभिशाप बन जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम जानते हैं होब्स के सोवरेनिटी के प्रति व्यू क्या है। संप्रभुता पर होब्स के विचार। इससे पहले हम संप्रभुता पर होब्स के विचार को जाने, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब होब्स बात करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जो सोवरन निकल कर आएगा, संप्रभु जो बनेगा, संप्रभुता जो उभर कर आएगी, जैसे जो किंग होगा या फिर जो सभा की बात होब्स करते हैं, उसकी तुलना वो लेवियाथन से करते हैं। लेवियाथन से करते हैं। भी लेवियाथन क्या है? ये समुद्री राक्षस होता है। लेवियाथन एक काफी बड़ा समुद्री राक्षस होता है। तो सोवरन की तुलना वो लेवियाथन से करते हैं। कहते हैं कि सोवरन को लेवियाथन की तरह एब्सोल्यूट होना चाहिए। लेवियाथन एक बड़ा समुद्री राक्षस है, समुद्री जीव है, जिसमें काफी सारी शक्तियां हैं। तो ऐसा राज्य को, शासन को या फिर संप्रभु को ऐसा होना चाहिए। और इसी के बेसिस पर होब्स की बुक भी है लेवियाथन। आप कमेंट सेक्शन में बताइए लेवियाथन उन्होंने कब लिखी थी। हमने कल इसके बारे में डिस्कस किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं होब्स के व्यू सोवरेनिटी के ऊपर। तो देखिए, आज भी जब हम सोवरेनिटी की बात करते हैं, जब भी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, प्रियम्बल को पढ़ते हैं, तो ये शब्द इस्तेमाल में आता है क्या? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरन सोशली सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो क्या शब्द आया? सोवरन। तो सोवरन का मतलब क्या है? तो सोवरन का मतलब होता है संप्रभुता। ठीक है, मतलब क्या है इसका? कि राज्य या फिर कोई भी संस्था, अगर हम बात करते हैं उसकी संप्रभुता की, मुख्य रूप से हम राज्य के कंटेक्स्ट में इसको इस्तेमाल में लाते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि राज्य संप्रभु है, सोवरन है, तो इसका मतलब क्या है? कि राज्य स्वतंत्र है अपने अंदरूनी मामलों में फैसले लेने के लिए, अपने बाहरी मामलों में फैसले लेने के लिए। किसी बाहरी ताकत का उस पर नियंत्रण नहीं है। वो अपने फैसले लेने के लिए, चाहे युद्ध करने के लिए, चाहे फिर शांति स्थापित करने के लिए, कोई से फैसले हों, वो उसमें स्वतंत्र है। उसकी खुद की चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका उसको बोलेगा या फिर ब्रिटेन उसको बोलेगा, नहीं, खुद की चलेगी उसकी। ठीक है, जो पॉलिसी बनाएगा वो खुद से बनाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका बोल रहा है कि आप ऐसी पॉलिसी बनाओ, नहीं। ठीक है, तो क्या है? सोवरेनिटी इज द एब्सोल्यूट अनडिवाइडेड एंड अनलिमिटेड पावर टू मेक लॉज एंड एनफोर्स देम। तो सोवरेनिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट पावर होती है, अनडिवाइडेड पावर होती है, और अनलिमिटेड पावर होती है कानून बनाने की और कानून को लागू करने की। मुख्य रूप से हम इसे राज्य के कंटेक्स्ट में बात करते हैं। अब देखिए, राज्य में तो पार्लियामेंट भी आ गई, प्राइम मिनिस्टर आ गया, प्रेसिडेंट आ गया। तो यहाँ पर क्या है? पावर डिवाइड हो जा रही है। पार्लियामेंट में चली गई, प्राइम मिनिस्टर के पास चली गई, प्रेसिडेंट के पास चली गई, अलग अलग। लेकिन होब्स कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। सोवरन को एब्सोल्यूट होना चाहिए। वो सारी सोवरेनिटी की जो बातें हैं वो एक राजा या फिर एक सभा में करते हैं। कि राजा, मुख्य रूप से वो राजा को प्रिफर करते हैं, मोनार्क को, मोनार्की सिस्टम को प्रिफर करते हैं। तो कहते हैं किंग के पास सारी शक्ति होगी। किंग के पास जो शक्ति होगी सारी एब्सोल्यूट होगी, अनडिवाइडेड होगी, अनलिमिटेड पावर होगी उसके पास। इस चीज़ की, कानून बनाने की और कानून को एनफोर्स कराने की। ये कानून कैसे होंगे? कानून ऐसे होंगे जो व्यक्तियों के जीवन की सुरक्षा को इंश्योर कर सके, सुनिश्चित कर सके। इट इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी इन अ स्टेट इंश्योरिंग ऑर्डर, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। ये किसी राज्य में सर्वोच्च प्राधिकारी है जो व्यवस्था, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करता है। ठीक है, सामाजिक अनुबंध संप्रभु को अपनी शक्ति देता है। लोग सुरक्षा के बदले अपने अधिकारों का समर्पण करते हैं। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट गिव्स द सोवरन इट्स पावर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सोवरन को उसकी शक्ति मिली है। जब लोग कह देते हैं कि मैं अपने सारे अधिकार को समर्पित करने को तैयार हूं, इस शर्त पर कि आसपास के सभी व्यक्ति भी इन सारे अधिकारों को समर्पित करने को तैयार हो जाएं। और वो क्यों? जीवन की सुरक्षा के लिए। ठीक है, सोवरन मस्ट बी एब्सोल्यूट टू प्रिवेंट रिटर्न टू द स्टेट ऑफ नेचर। कहते हैं सोवरन को एब्सोल्यूट होना चाहिए। वो शक्तिशाली होगा तभी तो वो व्यवस्था को बनाए रख पाएगा। अगर वो कमजोर होगा तो फिर से हम स्टेट ऑफ नेचर में पहुंच जाएंगे। स्टेट ऑफ नेचर एक भयानक स्थिति, सबका युद्ध सबके विरुद्ध जैसी स्थिति
आ जाएगी, जिसको रोकने के लिए सोवरन का मजबूत होना जरूरी है। अब मुख्य विशेषताएं क्या हैं संप्रभु की? देखिए यहाँ पर लेवियाथन लिखा हुआ है, जल जीव है यहाँ पर, जलीय जीव, समुद्री राक्षस। तो विशेषताएं क्या है? तो सोवरन हैज एब्सोल्यूट पावर, नो लिमिट ऑन अथॉरिटी। तो सोवरन के पास एब्सोल्यूट पावर होगी, उसकी अथॉरिटी के ऊपर कोई भी क्षमताएं, कोई भी लिमिटेशन नहीं लगाई जाएंगी। संप्रभु के पास पूर्ण शक्ति होती है, अधिकार पर कोई सीमा नहीं होती। कॉन्ट्रैक्ट इज इरिवोकेबल, का मतलब क्या है? एक बार आपने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर दिया, अब ऐसा नहीं है कि अब आपका मन भर गया और आप बोलोगे मैं कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जा रहा हूं, या फिर मेरे आने वाली पीढ़ी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर चली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। होब्स कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपने फॉर्म कर दिया है वो उल्टा नहीं होगा, वो रिवर्सेबल नहीं है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया, अब आप पीछे मुड़कर नहीं देख सकते हो। पीपल कैन नॉट ओवरथ्रो द रूलर। अब एक जगह ये कहते हैं कि रूलर को ओवरथ्रो नहीं किया जा सकता, और दूसरी जगह ये भी कहते हैं कि अगर जीवन की सुरक्षा की बात आती है तो रूलर को ओवरथ्रो किया जा सकता है। वो इसलिए कहते हैं कि कोई भी मैटर हो जाए, कितना भी अन्याय हो, कितनी भी स्वतंत्रता आपकी छीन ली जाए, चाहे आपको सालों साल कमरे में बंद करके रखा जाए, तब भी चलेगा, तब भी आप ओवरथ्रो मत कीजिए रूलर को। लेकिन आपकी अगर जीवन पर बात आती है, वो जीवन को छीनने की बात करता है अनुचित रूप से, उचित रूप से नहीं, अनुचित रूप से अगर आपके जीवन को छीनने की कोशिश करता है तो तब आप उसको ओवरथ्रो कर सकते हो। बाकी द सोवरन डिसाइड लॉ, जस्टिस एंड पॉलिसीज। कानून व्यवस्था क्या होगी उसको निर्धारित करेगा सोवरन, संप्रभु। न्याय व्यवस्था क्या होगी, नियम कानून क्या होंगे, उन सभी को सोवरन निर्धारित करेगा। इवन इफ द रूलर इज हार्श, पीपल मस्ट ओबे टू प्रिवेंट रिटर्न टू एनार्की। वही बात है कि अगर रूलर हार्श है, अत्याचारी है, तो तब भी उसकी बातों को माना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उसकी बातों को नहीं मानेंगे तो हम एनार्की की, अराजकता की स्थिरता में, अराजकता की स्थिति में चले जाएंगे, जो कि काफी खतरनाक है, काफी भयावह है एज कंपेयर टू दिस हार्शनेस, एज कंपेयर टू दिस अत्याचार। आगे ये भी कहते हैं, आज के समय हम देखते हैं कि सरकार जो है कानून के अधीन रहकर काम करती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन रहकर ही सारी चीजें होती हैं। लेकिन होब्स कहते हैं कि जो कानून होगा उससे भी ऊपर होगा आपका संप्रभु। क्यों? क्योंकि संप्रभु ही कानून बनाएगा। सोवरन इज नॉट बाउंड बाय लॉ सिंस दे क्रिएट द लॉ। अब देखिए, संप्रभु जो राजा होगा वो कानून बनाएगा लोगों के लिए, लेकिन कानून राजा पर लागू नहीं होंगे। राजा, संप्रभु जो होगा कानून से भी ऊपर होगा, कानून से बाधित वो नहीं होगा। जो वो कह देगा, होब्स कहते हैं कि कानून क्या है? कानून, लॉ इज द विल ऑफ द सोवरन। क्या कहते हैं? लॉ इज द विल ऑफ द सोवरन। कानून संप्रभु की इच्छा है, मतलब जो इच्छा होगी राजा की वही कानून बन जाएगा। इस प्रकार से क्या है, कानून जो है राजा की इच्छा के अधीन है, राजा के अधीन है, सोवरन के अधीन है। पीपल कैन नॉट, दे कैन नॉट बी पनिश्ड और रिमूव बाय द पीपल। अब वो कैसे भी कानून बनाए, कैसे भी लॉ पारित करे, कैसे भी आदेश देता रहे, लेकिन उसको दंड नहीं दिया जा सकता, उसको हटाया नहीं जा सकता। दिस मेक सोवरन सिमिलर टू एन एब्सोल्यूट मोनार्क। जाहिर सी बात है, इस प्रकार से जो सोवरन है होब्स का, वो एब्सोल्यूट मोनार्क के रूप में हमें देखने को मिलता है, एक तानाशाह के रूप में हमें देखने को मिलता है। जैसे चाइना का अभी शासक जो है और नॉर्थ कोरिया का जो शासक है। होब्स के अनुसार मोनार्की, राजतंत्र ज़्यादा बेहतर है, अ सिंगल रूलर विद एब्सोल्यूट पावर। एक ही राजा हो, उसके पास सारी शक्तियां हों, ये ज़्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू एक सभा हो, उसमें काफ़ी सारे लोग हों, वे सब मिलकर डिसाइड करते हों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, होब्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आती है, हमारी क्लास का आखिरी एक सब टॉपिक है ये। लिबर्टी इज वेयर लॉ इज साइलेंट। स्वतंत्रता वहाँ है जहाँ कानून मौन है। ऐसा होब्स कहते हैं अपनी बुक लेवियाथन में, जो उन्होंने 1651 में लिखी थी। अब इसका मतलब क्या है? अब देखिए, अब तक हमने जाना कि होब्स जो है ये कहते हैं कि राजा के पास, सोवरन के पास सारे अधिकार होंगे, सारी शक्तियां होंगी, वो जो कहेगा वही होगा, जिस चीज़ को मना कर देगा उस चीज़ को नहीं किया जाएगा।
तो ऐसे में बात उठती है कि फिर लोगों की स्वतंत्रता का क्या होगा, क्या लोग स्वतंत्र होंगे? ऐसे कई बार सवाल उठते हैं, क्वेश्चन उठते हैं होब्स के ऊपर कि होब्स ने तो कोई लिबर्टी दी ही नहीं है क्योंकि एब्सोल्यूटिज्म आ गया है। तो ऐसे में बात उठती है कि क्या सच में होब्स ने सारी स्वतंत्रता को खत्म कर दिया है? तो ऐसे में होब्स कहते हैं कि ऐसा नहीं है, सारी स्वतंत्रता खत्म नहीं हुई है। तो फिर लोग पूछते हैं कि कहाँ है स्वतंत्रता? तो होब्स कहते हैं स्वतंत्रता वही है लोगों को जहां पर कानून नहीं है, जिस क्षेत्र में राजा ने कानून नहीं बनाया है। अब लोगों ने पूछा इसका मतलब क्या है, जिस क्षेत्र में कानून नहीं बनाया वहां पर स्वतंत्रता है? तो होब्स समझाते हैं कि मान लीजिए राज्य ने कानून बनाया है कि आप चोरी नहीं कर सकते, तो आपको चोरी करने की स्वतंत्रता नहीं है। राज्य ने कहा है कि आप इस पुस्तक को नहीं पढ़ सकते, तो आपको उस पुस्तक को पढ़ने की स्वतंत्रता नहीं है। राज्य कहता है कि आपको 10 घंटे काम करना चाहिए, तो आपको 10 घंटे काम करना होगा। राज्य अगर कहता है कि दूसरे देश के साथ आप व्यापार स्थापित नहीं कर सकते, तो आप दूसरे देश के साथ व्यापार स्थापित नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या है, आपकी लिबर्टी यहाँ पर नहीं है, जो राजा कह रहा है वही आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर राज्य ने या फिर राजा ने कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया है जो कि आपकी हॉबीज, आप क्या खेलना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, घरेलू घर में क्या करना चाहते हो, उस पर अगर राज्य ने कोई कानून नहीं बनाया है तो आप उसमें कुछ भी कर सकते हो। अगर राज्य ऐसा नहीं कहता है कि आपको केवल बैडमिंटन ही खेलना है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप बैडमिंटन भी खेल सकते हो, आप फुटबॉल खेल सकते हो। अगर राज्य ने इस क्षेत्र में कोई कानून नहीं बनाया है कि आपको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, तो क्या है, इस क्षेत्र में आपके पास स्वतंत्रता है कि आप कुछ भी पहन सकते हो। अगर राज्य क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इस क्षेत्र में कोई कानून नहीं बनाता है, तो इसमें क्या होगा, आप कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी पहन सकते हो, कुछ भी ओढ़ सकते हो। लेकिन अगर राज्य कानून बनाता है कि आपको एक ही नौकरी करनी है, वो नौकरी क्या होगी, वो बैंक की नौकरी करनी है, तो आप बैंक की नौकरी करोगे। इसमें आपका स्वतंत्रता नहीं है कि आप जाकर टीचर बन जाइए। ठीक है, तो इस प्रकार से होप समझाते हैं। सार इसका यही निकलता है कि जहां पर राज्य के द्वारा कानून नहीं बनाया गया होगा, व्यक्तियों को वहीं पर ही स्वतंत्रता होगी। ठीक है, जिस क्षेत्र में राज्य ने अगर कानून बना दिया, मान लीजिए आगे जाकर राज्य कानून बना देता है कि अब आपको यही ड्रेस कोड रखना है, जैसे नॉर्थ कोरिया में हमें देखने को मिलता है, वहां पर कुछ ही ड्रेस कोड उन्हें दिए गए हैं कि सबको ऐसे ही ड्रेस पहननी है, सबको ऐसे ही हेयर स्टाइल रखना है। तो क्या होगा, अब उनके पास वहां पर स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन अगर राज्य में अगर बात करें, भारत में अगर बात करें, तो क्या यहाँ पर हेयर स्टाइल को लेकर, ड्रेस कोड को लेकर नियम कानून है? तो नहीं है, अपना जो हेयर स्टाइल रखना है रखिए। तो क्या है, इस क्षेत्र में हमारे पास स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार से होब्स कहते हैं कि लिबर्टी इज वेयर लॉ इज साइलेंट, जहां पर कानून मौन है वहीं पर ही व्यक्तियों को स्वतंत्रता है। आइए इसको थोड़ा विस्तार रूप में हम देख लेते हैं। होब्स डिफाइन लिबर्टी एज द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल्स। अब देखिए आगे जाकर जब हम स्वतंत्रता लिबर्टी के बारे में जानेंगे तो उसमें हम बात करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी की। तो जिस प्रकार की लिबर्टी की बात होब्स करते हैं वो है नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी क्या है कि एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, मतलब अगर बाहरी रूप से अगर कोई प्रतिबंध नहीं है आप पे, तो उन क्षेत्रों में आप मुक्त हो। अरे बाहरी ऑब्स्टेकल क्या है, बाहरी पाबंदी क्या है आपकी, ये कानून है। अगर कानून नहीं है तो आप वहां पर मुक्त हो। लिबर्टी डज नॉट मीन अनलिमिटेड फ्रीडम बट द एब्सेंस ऑफ लीगल कंस्ट्रेंट्स। लिबर्टी का मतलब यही नहीं कि आपको अंधाधुंध असीमित स्वतंत्रता मिल गई है। लिबर्टी का मतलब यह है कि जहां पर कानून नहीं है, जहां पर कानूनों की बंदिशें नहीं है। पीपल आर फ्री ओनली इन मैटर वेयर द सोवरन हैज नॉट मेड द लॉ। व्यक्ति वहीं पर ही स्वतंत्र है जहां पर सोवरन ने कानून नहीं बनाया है, राज्य ने कानून नहीं बनाया है। इफ द लॉ डज नॉट प्रोहिबिट समथिंग, इंडिविजुअल हैव द लिबर्टी टू एक्ट। अब ऐसा नहीं है कि जिस क्षेत्र में कानून बना दिया उस क्षेत्र में आपके पास स्वतंत्रता नहीं रही, नहीं, ऐसा नहीं है। मान लीजिए अगर कानून ऐसा बनाया है, कानून ऐसा कहता है कि आप 100 प्रकार के काम कर सकते हो, तो एक प्रकार से ये भी लिबर्टी है। आपको लिबर्टी क्या दे दी, 100 प्रकार के काम करने की। ठीक है, आप इसमें से कुछ भी कर सकते हो।
तो जब तक कानून किसी चीज को ना रोके तब तक आपको उसमें लिबर्टी ही है। कानून आपको काम करने से नहीं रोकता है, कानून आपको स्कूल जाने से नहीं रोकता है, कानून आपको रोकता है कि आप सड़क के किनारे कचरा मत जलाइए। तो जब तक ये कानून नहीं आया था तब तक सब कचरा जला रहे थे, किसी को कुछ नहीं कहा जा रहा था। जब ये कानून आया, अब आप जलाकर देखिए, आपके ऊपर फाइन लग जाएगा। ठीक है, जब तक कानून नहीं आया था साइबर सिक्योरिटी को लेकर तब तक साइबर क्राइम होते थे और उस पर ज़्यादा कोई गतिविधि नहीं होती थी। अब कानून आ गया है, अब कर दिखाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मुख्य विचार इसका ये निकल कर आता है, जहां पर कानून नहीं है वहीं पर हमें स्वतंत्रता है, जहां पर कानून है वहां पर हमें सरकार की बात, राज्य की बात माननी होगी। लिबर्टी इज लिमिटेड बाय द सोवरेन्स पावर। अब देखिए आगे बात की जाती है, थोड़ा कंपेयर किया जाता है कि स्टेट ऑफ नेचर, प्राकृतिक दशा में क्या लिबर्टी थी और अब क्या लिबर्टी है। तो होब्स कहते हैं कि हाँ, स्टेट ऑफ नेचर में तो सारी लिबर्टी थी, टोटल फ्रीडम थी, आपको आप कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वहां पर स्वतंत्रता तो थी लेकिन वहां पर सुरक्षा नहीं थी। सबके पास अपनी स्वतंत्रता थी लेकिन सुरक्षा किसी के पास भी नहीं थी। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पीपल गिव अप देयर नेचुरल लिबर्टी टू सोवरन इन एक्सचेंज फॉर प्रोटेक्शन। तो जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने फॉर्म किया तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सारी अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता को राज्य को समर्पित कर दिया। किस आधार पर, किसके बदले, प्रोटेक्शन के बदले, कि हमें हमारी सुरक्षा कर लीजिए, आप हमारे सारी लिबर्टी को ले लीजिए। द सोवरन्स लॉ डिफाइन व्हाट इज परमिटेड एंड व्हाट इज रिस्ट्रिक्टेड। अब सोवरन जो होगा इस बात को डिसाइड करेगा कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं करना चाहिए। वो किस आधार पर डिसाइड करेगा, जीवन को सुरक्षित करने के आधार पर, कि जीवन को सुरक्षित रखने के लिए वो जैसे कानून चाहे वैसे कानून वो बना सकता है। उसमें कुछ चीज़ों को, किन्हीं चीज़ों को परमिट कर सकता है और किन्हीं चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। अब इसमें एक्सेप्शन कहाँ आती है? ऐसा नहीं है कि होप्स अब अंधाधुंध बातें कर रहे हैं, नहीं, उसको भी पता है कि हाँ कुछ स्थितियां ऐसी आ जाती है जहां पर ऐसी चीजें काम नहीं करेगी। जैसे व्हेन कैन पीपल एक्ट फ्री। तो होब्स के अनुसार लिबर्टी कहाँ पर है? तो पहली तो बात यह है कि लॉ डज नॉट कवर अ स्पेसिफिक एरिया। जहाँ पर कानून कोई स्पेसिफिक एरिया अगर कवर नहीं करता है, अगर आपके खाने पर कानून नहीं बना रखा है, फिर पहनने पर कानून नहीं बना रखा है, तो वहाँ पर आपको स्वतंत्रता होगी। इफ द गवर्नमेंट डज नॉट रेगुलेट पर्सनल हॉबीज पीपल आर फ्री टू परस्यू देम। ये हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा क्या है? दूसरा है सेल्फ डिफेंस। अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि संप्रभु राजा अनुचित तरीके से आपके जीवन को छीनना चाहता है, आपको मारना चाहता है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो? ऐसे में आप विरोध कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने बनाया ही उसको इसलिए है कि आपके जीवन की सुरक्षा करे, और वो उल्टे तरीके से, अनुचित तरीके से आपके जीवन को छीन रहा है, तो अब आप उसको रेजिस्टेंस कर सकते हो। ठीक है, वैसे आपको राइट टू रिवोल्ट नहीं, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप रिवोल्ट कर सकते हो। यदि संप्रभु किसी व्यक्ति के जीवन को अनुचित तरीके से खतरे में लाता है तो विरोध कर सकता है। तो इस प्रकार से हमने होब्स का पूरा चिंतन जान लिया है, मानव स्वभाव के बारे में, प्राकृतिक दशा के बारे में, सामाजिक अनुबंध समझौते के बारे में, सोवरन के बारे में, संप्रभु के बारे में उसके क्या विचार है, स्वतंत्रता के बारे में उनके क्या विचार है। इन सभी चीज़ों को हमने जान लिया है। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए, जितने भी नियम कानून जो बनाए जाएंगे, जिनका पालन किया जाएगा, वो होंगे लोगों की जीवन की सुरक्षा के लिए, लाइफ। ठीक है, और इसी के रिगार्डिंग ही जो राज्य होगा, जो सोवरन होगा, वो कानून को बनाएगा। ठीक है, अब बात आती है उद्योग की, बात आती है कला की, विज्ञान की। तो क्या होगा, अब जब जीवन सुरक्षित हो जाएगा तो अब ये सारी चीज़ें भी फलने फूलने लगेंगी। हमारा जो ट्रेड है, जो साइंस है, जो कल्चर है, ये भी फलने फूलने लगेगा। इन चीज़ों पर राज्य कानून नहीं बनाएगा या फिर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। कब तक? जब तक इन कार्यों से जीवन पर खतरा ना मंडराए।
अगर खतरा मंडरा रहा है तो राज्य इन पर भी कानून बनाएगा, इनको भी ठिकाने लगाएगा। लेकिन अगर इनसे खतरा नहीं मंडरा रहा है तो इन पर छेड़छाड़ नहीं करेगा। जैसे अगर बात करें इमरजेंसी के दौरान क्या होता है, हमारे ट्रेड पर, हमारे कल्चर पर क्या कर दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय की स्थिति ऐसी है कि अगर इनको अलाउ कर दिया जाए तो आपके जीवन पर आंच आ सकती है। लेकिन नॉर्मल टाइम की अगर हम बात करें तो उस समय क्या होता है, हमारा ट्रेड, साइंस और कल्चर पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। क्यों? क्योंकि नॉर्मल टाइम में इनसे कोई खतरा होता ही नहीं है जीवन को। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स देख लेते हैं होब्स की, या फिर होब्स पर जिन्होंने कमेंट किया है, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये होब्स की स्टेटमेंट है, जहां पर कहते हैं द लाइफ ऑफ मैन सोलिटरी पुअर नेस्टी ब्रूटिश एंड शॉर्ट। तो ये कहते हैं, तो किसके संदर्भ में कहते हैं, स्टेट ऑफ नेचर के संदर्भ में कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में प्राकृतिक दशा में मानव का जो जीवन था वो एकाकी था, गरीब था, बुरा था, क्रूर था और छोटा था। ठीक है, लेवियाथन में वो लिखते हैं। उसके बाद आती है मानव स्वभाव के ऊपर बात करते हैं, कहते हैं मैन इज ड्राइव्ड बाय परपेचुअल एंड रेस्टलेस डिजायर ऑफ पावर आफ्टर पावर दैट सीजेस ओनली इन डेथ। कहते हैं इच्छाओं का पुतला है व्यक्ति, काफी डिजायर्स हैं उसको, और वो कब खत्म होती है, उसके मृत्यु के साथ ही खत्म होती है। उसने एक इच्छा को प्राप्त कर लिया, दूसरी इच्छा चाहिए, तीसरी चीज, पांचवी चीज, वो कब खत्म होगी, जब उसकी मृत्यु होगी तभी खत्म होगी। इस प्रकार से वो बताता है कि मानव स्वभाव क्या है, मानव स्वभाव स्वार्थी है, वो सेल्फिश है और कॉम्पिटेटिव है, वो भूखा है। आगे एक और स्टेटमेंट है, कोवेनेंट्स विदाउट द स्वॉर्ड आर बट वर्ड्स एंड ऑफ नो स्ट्रेंथ टू सिक्योर अ मैन एट ऑल। कहते हैं कि जो आदेश पत्र हैं आपके, जो कानून पत्र हैं, बिना तलवार के, बिना शक्ति के वो कुछ नहीं है। अगर आपके पास तलवार नहीं होगी, शक्ति नहीं होगी, तो उन पत्रों का कुछ महत्व नहीं रह जाता। इस प्रकार से वो बताते हैं कि एक सोवरन का, एक राजा का मजबूत होना, शक्तिशाली होना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर शक्तिशाली नहीं होगा तो कोई उसकी बात नहीं मानेगा। ये भी होब्स कहते हैं अपनी बुक लेवियाथन में। अ किंगडम डिवाइडेड इन इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड। इस प्रकार से वो बताते हैं, कहते हैं कि अगर किंगडम डिवाइडेड है, मतलब उसकी सत्ता जो है, उसकी पावर जो है डिवाइडेड है, कुछ पार्लियामेंट के पास है, कुछ जुडिशरी के पास है, कुछ राजा के पास है, कुछ प्राइम मिनिस्टर के पास है, ऐसे अगर डिवाइडेड है तो ऐसे नहीं चलेगा। आवश्यकता क्या है, सारी शक्ति जो है राजा के पास केंद्रित हो, तब जाकर ही काम चलेगा। लिबर्टी इज वेयर लॉ इज साइलेंट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी लेवियाथन में लिखते हैं। द म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ राइट इज दैट विच मैन कॉल कॉन्ट्रैक्ट। जो हमने म्यूचुअल ट्रांसफर किया है राइट्स को, क्या कहकर, कि मैं अपने सारे अधिकारों को राज्यों को समर्पित करता हूं, संप्रभु को समर्पित करता हूं, और वो तब करूंगा मैं अगर सभी मेरे साथ मिलकर इन सारे अधिकारों को राज्यों को समर्पित करते हैं। अब होब्स के ऊपर कुछ थिंकर्स की स्टेटमेंट है। तो जे रूसो कहते हैं होब्स मिस्टेक्स वाज टू अज्यूम दैट ह्यूमन और मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर हैड नो आइडिया ऑफ गुडनेस। तो कहते हैं कि होब्स को ऐसा लगता है कि स्टेट ऑफ नेचर में, प्राकृतिक दशा में, इंसानों के पास, व्यक्ति के पास कोई भी तर्क शक्ति नहीं थी। वो ऐसे इसलिए कहते हैं, वो कहते हैं कि होब्स जो है ज़्यादा ही उदासीन हो गया है मानव स्वभाव को लेकर, जबकि मानव स्वभाव ऐसा नहीं है। मानव स्वभाव अच्छा भी है, वो कोऑपरेशन भी करना जानता है, वो ट्रस्ट भी करना जानता है। ठीक है, और होब्स ने क्या किया, उन एस्पेक्ट्स पर ध्यान नहीं दिया है। आगे डेविड ह्यूम कहते हैं होब्स आइडिया दैट ऑल मैन आर एट वॉर विद ईच अदर इन इज एन एग्जेजरेशन ऑफ ह्यूमन नेचर। कहते हैं कि जो ये बोल रहे हैं होब्स कि प्राकृतिक दशा में जो व्यवस्था थी, जो अवस्था थी लोगों की, क्या थी, सबका युद्ध सबके विरुद्ध। तो डेविड ह्यूम कहते हैं कि ऐसा कहना होब्स का ये बड़ा चढ़ाकर कहना है, ये तो बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि मानव स्वभाव केवल सेल्फिश नहीं है, वो कोऑपरेशन भी करना जानता है, वो एक दूसरे पर ट्रस्ट भी करना जानता है। केवल ऐसा नहीं है कि केवल युद्ध युद्ध या फिर लड़ाई लड़ाई करता रहता है, वो स्वार्थी है। कार्ल स्मिथ आते हैं, वो कहते हैं होब्स वाज द रियल सपोर्टर ऑफ द स्टेट एज एन एब्सोल्यूट पावर, लास्ट रियल सपोर्टर। कहते हैं होब्स जो है आखिरी रियल सपोर्टर है एब्सोल्यूट पावर का, पूर्ण सत्ता का। तो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें देखने को मिलेगा, होब्स के बाद जितने विचारक आते हैं, हम पढ़ेंगे भी, कोई भी ऐसी बात नहीं करेगा एब्सोल्यूट पावर की। सभी क्या करेंगे,
कि राज्य की शक्ति सीमित होनी चाहिए, लोगों में शक्ति होनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो इसलिए कार्ल स्मिथ कहते हैं कि ये आखिरी सपोर्टर है एब्सोल्यूट पावर का। लियो स्ट्रॉस क्या कहते हैं? होब्स सेकुलराइज्ड पॉलिटिकल फिलोसफी बाय रिमूविंग डिवाइन लॉ फ्रॉम इट्स फाउंडेशन। हमने देखा था कि होब्स क्या कहते हैं कि राज्य की स्थापना जो हुई है वो दैवीय कानून के आधार पर नहीं हुई है, वो आवश्यकता थी जीवन को बचाने की, इसलिए एक सामाजिक समझौता करके राज्य को बनाया गया। तो यही होब्स कहते हैं, ये लियो स्ट्रॉस कहते हैं कि जो होब्स का जो सेकुलरिज्म, होब्स ने क्या किया, सेकुलराइज कर दिया पॉलिटिकल फिलोसफी को, धर्म को वहां से निकाल दिया। कैसे निकाला? ये बात क्या करके डिवाइन लॉ वगैरह कुछ नहीं है, आवश्यकता थी इसकी, इसलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया जीवन की सुरक्षा के लिए और राज्य को अस्तित्व में लाया गया। तो इस प्रकार से हमारा होब्स पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी यूजफुल लगी होगी। जुड़े ही रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम लोक को पढ़ेंगे। और बाकी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारा ऐप है लर्न हिस्ट्री बाय चौहान सर, उस पर यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का कोर्स चल रहा है, जहाँ पर सारी वीडियोस फ्री में हैं, आप जाकर उनको विजिट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।